तो हमारा टॉपिक चल रहा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। इवन हम लोग ने मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है वो भी पढ़ लिया था। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? कामयाबी वो जादुई मरहम है जो दुनिया के तानों से मिले घावों को पल भर में भर देता है। मतलब दुनिया ताने देती है और क्या होता है, अगर आप कामयाब हो गए ना तो सब कुछ नल्लीफाई हो जाता है, सब कुछ न्यूट्रल हो जाता है। दुनिया जितने भी ताने देती है ना, एक कामयाबी उन तानों के बदले में उनके मुंह पे ताला लगा देती है। राइट। हमने टाइप्स ऑफ मूवमेंट सारे पढ़ लिए थे। हमने आपको अमीबाइड मूवमेंट पढ़ा दिया था। अमीबाइड मूवमेंट हमारे शरीर में कहाँ होता था ये भी क्लियर हो गया था। फिर हमने आपको बताया था सिलेटेड मूवमेंट जो कि पैरामीशियम में होता है, फ्लैजिलर मूवमेंट यूग्लिना और स्पर्म में होता है। ठीक है ना। इवन पोरीफेरा के क्वेनोफ्लैजिलेट सेल में, क्वेनोसाइट सेल में भी होता है। फिर आप देखो फ्लैजिलर मूवमेंट पढ़ा दिया था, सिलियरी मूवमेंट पढ़ लिया था हम लोगों ने मूवमेंट और लोकोमोशन में जो अंतर है वो भी पढ़ लिया था। राइट। हमने मस्कुलर मूवमेंट के बारे में भी पढ़ा था। हमारे सिलेबस में कौन सी मसल डिटेल में थी? स्केलेटन। कौन सी थी? स्केलेटन। स्केलेटन हमारे सिलेबस में डिटेल में थी। मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो रिलैक्स कैसे होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था और नोट्स भी बनवा दिया था। राइट। फिर कल हम लोग ने कुछ बोन्स को भी पढ़ा था। हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है वो बोन्स प्लस फ्यू कार्टिलेज का बना होता है और हमारे शरीर का ढांचा बनाता है। हमने क्रैनियल बोन के बारे में बताया था। कितने होते क्रैनियल बोन? 8 में से 2 पेयर्ड और 4 अनपेयर्ड। पेयर्ड वाली का नाम था पैराइटल और टेम्पोरल। बाकी स्फीनोइड, एथमोइड, फ्रंटल और ऑक्सीपिटल, ये 4 वो हड्डियां हैं जो कैसी होती है? अनपेयर्ड। ऑक्सीपिटल 1, फ्रंटल 1, स्फीनोइड 1, एथमोइड 1 एंड द पैराइटल एंड टेम्पोरल 2। फिर मैंने आपको फेशियल बोन के बारे में बताया था। फेशियल बोन होती है 6 पेयर्ड और होती है 2 अनपेयर्ड। 6 पेयर्ड होती है और 2 अनपेयर्ड होती है। कितने पेयर? 6 पेयर। 6 पेयर के लिए मैंने फार्मूला भी बनाया था। बनाया क्या था फार्मूला? नाउ जी प्रोग्राम्स मेक्स इंडियन लाफ। नेजल, ये नाउ से बना नेजल, ठीक है ना। जी से बना जाइगोमेटिक, प्रोग्राम से बना पैलेटाइन और मेक्स से बना मैक्सिला, और उसके बाद मेक्स इंडियन से बना था इंटरनल कॉन्की, इंटरनल नेजल कॉन्की, जो हमारे नाक में पाई जाती है और नेचुरल एसी यानी एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। उसके अलावा और कौन सी पाई गई थी? लास्ट वाली मेक्स इंडियन लाफ। लाफ से लैक्राइमल ग्लैंड, इसी में टीयर ग्लैंड पाई जाती है। लैक्राइमल बोन में क्या पाई जाती है? टीयर ग्लैंड, आंसू वाली ग्रंथियां। और कितनी होती है टीयर ग्लैंड? कितनी होगी? एक ही साग में तो पेयर्ड होंगी, ये सारे पेयर्ड होंगे। देखो दो नंबर दिया होगा। लेकिन मैंने एक फार्मूला बताया था वाउ मैन, यानी VOW और MAN। VOW से क्या बना था? वोमर। और मैन से क्या बना था? मैंडिबल। कितना होता है? 1। मैमल में मैंडिबल को एक नाम भी दिया था, डेंटेरी। याद आया? एंड दिस इज द ओनली बोन विच इज मूवेबल। दिस इज द ओनली बोन ऑफ स्कल विच इज मूवेबल। अच्छा, टंग बोन का क्या नाम था? हाइड। कान में कितनी बोन होती है? ये टाइनी बोन होती है कि बड़ी होती है? टाइनी होती है ना। टाइनी यानी बहुत छोटी। कितने ईयर ऑसिकल्स होते हैं? 3। फार्मूला क्या था? मेस, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ये बात क्लियर हो गई? तो 3 और 3 6 इधर हो गए, यहाँ के हो गए 8, यहाँ के हो गए 14, ठीक है ना। यहाँ के हो गए 14। अब टोटल कितने हो गए? 8 और 14 22, 22 और 3 और 3, हाँ 28। 28 और एक जीभ वाली, नाम क्या है? हाइड। नाम क्या था? हाइड। जीभ में पाई जाती, जीभ के बेस पर पाई जाती है। दिस इज द ओनली बोन जो किसी स्केलेटन से नहीं जुड़ी हुई है। यही एकमात्र हड्डी है जो किसी स्केलेटन से नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है ना। क्लियर है? वर्टिब्रल कॉलम के बारे में कल पढ़ लिया था। 26 हड्डियां होती हैं। फ्यूजन के पहले 33 और फ्यूजन के बाद 26। लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट वर्टिब्री फाउंड इन
लंबर रीजन, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट वर्टिब्री फाउंड इन लंबर रीजन। लंबर रीजन कौन सा होता है? ये वाला है ना, पेट वाला रीजन, पेट वाला एब्डोमेन वाला रीजन लंबर रीजन कहलाता है, राइट। अच्छा, वर्टिब्री के अंदर एक होल पाया जाता था जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, दिस होल इज नोन एज न्यूरल कैनाल। ये किसको सुरक्षा देती है? स्पाइनल कॉर्ड। बैक मसल को जुड़ने का स्थान दिया था कि नहीं दिया था? ठीक है ना। वर्टिब्री के ऊपर पहली वर्टिब्री का नाम था एटलस, उसके ऊपर हमारा स्कल टिका होता है, स्कल का बेस उसी पे टिका होता है भाई, with the help of two occipital condyles, that is why our skull is diagonally की monogonally। और हमने एक फार्मूला भी बताया था, फार्मूला था मैड, एम फॉर मैमल, ए फॉर एम्फीबियन, डी फॉर डाइगोनैलिक स्कल होता है। हमारे अलावा जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सब में मोनोगोनैलिक स्कल होता है। हमारे अलावा कितने वर्टिब्रेट बचे? 3। फार्मूला था फार्मा, याद आया? फिश बच गया, एम्फीबियन तो हमने हटा लिया, मैमल हटा लिया, क्या बचा? फिश, रेप्टाइल और एप्स। इन तीनों में मोनोगोनैलिक स्कल होता है और हम दोनों कौन? मैमल एंड एम्फीबियंस। कितने? डाइगोनैलिक स्कल होता है। फिर मैंने रिफ्स बताया था आपको, रिफ्स जो होती है वो ये वाली है ब्लू कलर की, स्टर्नम ये आपका ग्रीन कलर का है। स्टर्नम बिल्कुल टाई की तरह दिखता है कि नहीं दिखता है? और स्टर्नम जो होता है उसी से रिफ्स जुड़ी होती हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है, थोरैसिक वर्टिब्रे से, और आगे जुड़ी हुई है किससे? स्टर्नम से। वर्टिब्रे से तो देखो सारी की सारी जुड़ी है, 12 की 12 जुड़ी हुई है, लेकिन आगे स्टर्नम से केवल और केवल कितनी जुड़ती है? 7। इस तरह की रिफ्स को आप ट्रू रिफ्स कहते हो। ट्रू रिफ्स को वर्टिब्रो स्टर्नल रिफ्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। और पीछे का हिस्सा हड्डी का बना होता है, आगे का हिस्सा देखो कार्टिलेज का बना हुआ। कौन सा कार्टिलेज? हाइलाइन। कौन सा कार्टिलेज? इसमें लचीलापन किधर है? ज्यादा लचीलापन किधर है? सांस लेने पे देखो फेफड़ा ज्यादा किधर फूलेगा? आगे की पीछे? आगे ज्यादा फूला, सही है ना। अच्छा, और जो 8वीं वाली, 9वीं वाली और 10वीं वाली वो किसके साथ फ्यूज कर गई? 7वीं के हाइलाइन कार्टिलेज से। एंड दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ रिफ्स इज नोन एज फॉल्स रिफ्स। और फॉल्स रिफ्स का एक और नाम है, क्या नाम है? वर्टिब्रो स्टर्नल रिफ्स। और ये देख पा रहे हो 11वीं और 12वीं नंबर, ये थोरैसिक वर्टिब्रे से तो जुड़ी हुई है लेकिन आगे कहीं से नहीं जुड़ी हुई है। दिस इज नोन एज फ्लोटिंग रिफ्स। और फ्लोटिंग रिफ्स इज 2 पेयर, दैट इज फर्स्ट वन इज 11th पेयर, सेकंड वन इज 12th पेयर। 11th पेयर और 12th पेयर, इज दैट क्लियर? ये भी वही है, थोड़ा और क्लियर करके बनाया गया है। देखो वो ट्रू रिफ्स है 7 पेयर, 8 से लेकर के 9, 8, 9, 10 ये है फॉल्स। यहाँ थोड़ा एरो गलत लग गया है, 8, 9, 10 है फॉल्स और 11 और 12 है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग रिफ्स किसको सुरक्षा देती है? किडनी डॉर्सल साइड पे होती है कि वेंट्रल साइड पे? डॉर्सल की वेंट्रल साइड पे। किडनी की लंबाई याद है कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर। किडनी की चौड़ाई याद है? 5 से 7 सेंटीमीटर। किडनी की मोटाई याद है? किडनी का भार याद है? 120 से 170 ग्राम ईच ना, कि दोनों ईच। और किडनी का पोजीशन याद है? हाँ बताओ, T12 से L3 यानी लास्ट थोरैसिक से लेकर 3rd नंबर। बोले याद है कि नहीं है? कल हमने आपको लिम्स बोन भी पढ़ा दी थी, ठीक है ना। ऊपर वाली गर्डल का नाम पेक्टोरल। कैच कहां से करते हैं? हाथ से ना, तो पेक्टोरल। और लेग कहां से जुड़ा हुआ है? नीचे से, तो पेल्विक। जिसमें पहले एल आ जाए वो पेल्विक, जिसमें पहले सी आ जाए पेक्टोरल, ठीक है ना। तो देखो पेक्टोरल वाली से हाथ जुड़ा हुआ है और पेल्विक गर्डल से जो आज पढ़ेंगे, गर्डल्स आज पढ़ेंगे, कल हमने केवल लिम्स बोन पढ़ाई थी, वहां से पैर जुड़ा हुआ है। अच्छा, कल आपको बताया गया था कि सबसे ऊपर वाली हड्डी का नाम ह्यूमरस। ह्यूमरस एक है और ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बना रही है किसके साथ? पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल के साथ देखो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बना रही है। और आज डिटेल में पढ़ेंगे ज्वाइंट्स को तो हमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बताया गया ये एक हड्डी है, नाम है ह्यूमरस। उसके बाद अंगूठी की तरफ देखो रेडियस, ये अपोजिट साइड पे अल्ना। उसके बाद ये कलाई वाली हड्डियां होती कार्पल, कार्पल के बाद फिर मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के बाद फेलिंजेस या डिजिट। डिजिट कितने होते हैं? 14 डिजिट, 5 पाम बोन यानी मेटाकार्पल, कलाई की हड्डी 8 और अल्ला 1, रेडियस 1 और ह्यूमरस 1। टोटल कितनी हो गई? 30। गिन के देखो 1, 2, 3 और 11, 11 and 5 16, 16 and 14 30 नहीं। उसके अलावा पैर की देखो, सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन इज फीमर। फीमर के जस्ट नीचे की तरफ मोटी वाली बोन का नाम है टीबिया। देखो टी से थिक और टी से टीबिया, टी से थिक और टी से टीबिया। एफ से फाइन, एफ से फिबुला। फाइन मतलब क्या होता है?
फाइन का मतलब अच्छा होता है, लेकिन फाइन का मतलब पतला भी होता है। बोलो फाइन फाइबर मतलब क्या? पतला फाइबर ना। तो एफ से फाइन, एफ से फिबुला, टी से थिक, टी से टीबिया। बताओ मोटी वाली का नाम, पतली वाली का नाम। उसके बाद टार्सल यानी एंकल बोन। एंकल बोन कितने होते हैं? 7। और ये नी कैप, नी कैप को क्या बोलते हैं? पटेला। कप शेप होता है कि नहीं होता है? कैप लाइक होता है कि नहीं होता है? वेंट्रल साइड पे होता है कि डॉर्सल साइड पे? वेंट्रल साइड पे होता है, राइट। पूरा रिवीजन भी देखो मैं डेली करा देता हूँ। उसके अलावा टीबिया हो गया, फिबुला हो गया, फिर एंकल बोन यानी ये हो गया टार्सल, और एक पटेला हो गया, और मेटाकार्पल यानी सोल बोन। सोल बोन कितने होते हैं? 5। और फिर फेलेंजेस या डिजिट कितने होते हैं? ये भी होते हैं आपके 14। अब एक बार गिनो, 1 2 3 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 14। हिसाब किताब बराबर है। आज क्या पढ़ेंगे? पहले याली गर्डिल पढ़ेंगे, फिर याली गर्डिल पढ़ेंगे। इस गर्डिल का नाम पेक्टोरल या हिंदी में बोले तो अंश मेखला, और ये वाली पेल्विक गर्डिल यानी श्रोणी मेखला। इज दैट क्लियर? तो हमारी हेडिंग क्या होनी चाहिए? राइट। पहले समझा दें, पहले थोड़ा समझ लो, फिर आपके नोट्स बनवा देंगे। देखो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, अगर मैं ऐसे पहले मैं फ्रंट की बात करूं, पहले मैं ऐसे खड़ा हूं। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी गर्डल्स किधर है? पेक्टोरल गर्डल किधर है? आगे की पीछे? पीछे है भैया, ये ग्रीन वाली। और ये कॉलर बोन है। देखो गर्डल में दो चीजें आती हैं, दो ये ग्रीन वाले स्ट्रक्चर और दो ब्लू वाले स्ट्रक्चर। आगे है तो ये वाली कॉलर बोन है, आगे है कॉलर बोन, और गर्डल का मेन हिस्सा कहाँ है? पीछे। तो बताओ इस वाले का नाम है शोल्डर बोन। ये मेरा क्या है पहले बताओ? ये क्या है बताओ? शोल्डर ना। तो शोल्डर है, तो यहाँ पे जो हड्डी है जो मेरा शोल्डर बना रही है उसको बोलते हैं शोल्डर बोन। तो ये ग्रीन वाली हड्डी कौन सी है? शोल्डर बोन। और ये देखो उसी के ऊपर से ऐसे होते हुए एस के आकार की, कैसे एस के आकार की एक हड्डी है, यहां से आई हुई है, यहाँ पे स्टर्नम के ऊपर टिक गई है। ये देखो स्टर्नम के ऊपर टिकी हुई है, दिख रही है आपको? ये क्लेविकल है, क्लेविकल को कॉलर बोन, और इसी को आजकल ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। बताओ आजकल देखा होगा बॉलीवुड में जो एक्ट्रेस है उनका ये हड्डी दिखता है कि उससे उसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। इसको ब्यूटी बोन नाम दिया गया। बताओ ब्यूटी बोन इज कॉलर बोन या क्लेविकल। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कॉलर। तो कॉलर के नीचे क्या है? कॉलर बोन। कॉलर बोन का नाम क्लेविकल। क्लेविकल किस कलर की सो की गई है? ब्लू कलर की। एक हिस्सा किस पे टिका हुआ है? शोल्डर बोन पे, शोल्डर बोन पे। और दूसरा हिस्सा किस पे टिका हुआ है? चेस्ट बोन पे। चेस्ट बोन का नाम, शोल्डर बोन का नाम स्कैपुला। अभी बताया नहीं है, बता रहे हैं स्कैपुला। शोल्डर बोन का नाम। तो बताओ मेरे पास कितनी गर्डल है? 2 पेक्टोरल गर्डल है, एक इधर एक इधर। और हर एक पेक्टोरल गर्डल में कितनी हड्डियां हैं? हर एक में कितनी है? अरे देख के बताओ, हर एक में कितनी है? पहले बताओ। ये एक पेक्टोरल गर्डल, ये दूसरी पेक्टोरल गर्डल। 2 हाथ है कि 1 हाथ है? तो 2 पेक्टोरल गर्डल होगी कि 1 पेक्टोरल गर्डल होगी? 2 होगी। किसी एक में को देखें तो एक हड्डी ब्लू है, एक ग्रीन वाली है। ब्लू वाली हड्डी कॉलर बोन का दूसरा नाम क्लेविकल या ब्यूटी बोन, और एक ये पीछे वाली शोल्डर बोन, ग्रीन वाली शोल्डर बोन। शोल्डर बोन को स्कैपुला कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? बताओ क्या समझे? हर एक पेक्टोरल गर्डल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोनों में मिला के कितनी हो गई? 4। 4 समझ में आई बात? पेक्टोरल गर्डल में कुल कितनी हड्डियां होती है? 4। हर एक में पूछा जाए तो 2, एक ग्रीन वाली और एक ब्लू वाली। ब्लू वाली का नाम कॉलर बोन या क्लेविकल, ग्रीन वाली का नाम स्कैपुला या फिर शोल्डर बोन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। एस के आकार की हड्डी कौन सी दिख रही है? हाँ ये वाली, ठीक है। अब देखो जरा ऐसे खड़े हुए, अगर हम लेटरल व्यू देख रहे हो तो लेटरल व्यू में ये पीछे की तरफ ये वाली हड्डी यहाँ है, देखा होगा ट्रायंगुलर होती है, ट्रायंगुलर। और ये वाली कॉलर बोन इधर दिख रही है। समझ आया? अब मैं ऐसे घूम गया, जब घूमा तो याद करो पीछे एक ट्रायंगुलर हड्डी दिखती है, दिखती है नहीं दिखती है? पीछे एक ट्रायंगुलर हड्डी दिखती है, जो लोग स्पेशली पतले होते हैं उसमें बहुत क्लियर दिखाई पड़ती है, अगर मोटे भी हो तब भी दिखाई पड़ती है यहाँ पे, है ना? ये जो हड्डी होती है यही होती है आपकी शोल्डर बोन। शोल्डर बोन में से आप देख पा रहे हो उभार निकला हुआ है। ये देख रहे हो उभार है कि गड्ढा है? उभार है कि गड्ढा है? और इस उभार को ऐसे ऐसे जा रही है, जैसे इधर से आई ऐसे उभर गई, इधर से आई
प्लेट, ये फ्लैट हड्डियां होती है। ये हड्डी कैसी है? फ्लैट। कैसी हड्डी है? फ्लैट हड्डी का बना होता है। स्कैपुला या शोल्डर बोन इज फ्लैट। और फ्लैट हड्डी ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है और ऐसे उभर गई। और ये जो उभर गई ना, इसको बोलते हैं स्पाइन। क्या बोलते हैं बताओ? शोल्डर बोन डॉर्सल साइड पे एक उभार बनाती है, इस उभार का नाम स्पाइन। और ये स्पाइन आगे चल के, स्पाइन आगे चल करके ऐसे हो करके ऐसे हो जाता है, एक स्ट्रक्चर बना लेता है। और इस स्ट्रक्चर को एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एक्रोमियन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एक्रोमियन प्रोसेस। इसी एक्रोमियन प्रोसेस पे ये टिका हुआ है। क्या टिका हुआ है? शोल्डर बोन, सॉरी कॉलर बोन। कॉलर बोन का एक हिस्सा इस पे टिका है और दूसरा हिस्सा किस पे टिका है? स्कैपुला पे। सारी बातें क्लियर? सारी बातें क्लियर है यहां तक? बोलो भाई। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं। इस तरफ से भी व्यू देख लो। हाथ कहां से जुड़ा हुआ है? कंधे से। अरे हाथ कहां से जुड़ा हुआ है? और कंधे की हड्डी का नाम ट्रायंगुलर है कि नहीं है? फ्लैट होती है कि नहीं होती है? ठीक है ना? इसके पीछे की तरफ उभार होता कि नहीं? उभार पीछे था कि आगे था? पीछे, यानी डॉर्सल की वेंट्रल। डॉर्सल की वेंट्रल। उभार का नाम बताओ? स्पाइन। वही स्पाइन यहाँ पे देखो, ये ऐसे आया है। और जब आया तो क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर क्लेविकल का एक हिस्सा और जबकि क्लेविकल का दूसरा हिस्सा यहाँ सामने की तरफ किस हड्डी पे टिका हुआ है? स्टर्नम का दूसरा नाम चेस्ट बोन। चेस्ट बोन का तीसरा नाम ब्रेस्ट बोन। नहीं, ठीक है ना? तो ये बात क्लियर हो गया। एक्चुअली चेस्ट वर्ड यूज करते हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए वर्ड यूज करते हैं ब्रेस्ट। तो फीमेल में कौन सी बोन होती है? स्टर्नम को क्या बोलेंगे? चेस्ट बोन की ब्रेस्ट बोन। और मेल में क्या बोलेंगे? चेस्ट बोन। इज दैट क्लियर? फिर आगे देखो, यहां पर इसके जस्ट नीचे एक और हुक जैसा उभार होता है। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन फिर भी जान लो, नाम है कोराकॉइड प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? कोराकॉइड प्रोसेस। कौन सी? कोराकॉइड प्रोसेस। बताओ, सबसे ऊपर वाला उभार क्या है? एक्रोमियन प्रोसेस। उसके नीचे वाला हुक जैसा स्ट्रक्चर, हुक जैसा स्ट्रक्चर कोराकॉइड प्रोसेस। ठीक है? और ये तो जानते हो कॉलर बोन। और पता है इसके अंदर एक गड्ढा है, गड्ढे का नाम है सॉकेट। गड्ढे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉकेट। और सॉकेट का नाम है ग्लिनाइड कैविटी। और ग्लिनाइड कैविटी से ही हमारे ह्यूमरस का हेड टिका हुआ है। और ये है गड्ढा और ये है ह्यूमरस का हेड। और ये देखो कौन सी ज्वाइंट बन गई? ये बॉल, ये सॉकेट। बॉल कौन है? बॉल हेड ऑफ ह्यूमरस। बॉल इज हेड ऑफ ह्यूमरस एंड सॉकेट इज द ग्लिनाइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। और ये मिलकर बनाती है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखो ऐसे करेंगे, ये देखो बॉल घूम रहा है, बॉल इस सॉकेट में घूम रहा है। यहाँ एक सॉकेट है, यहाँ एक सॉकेट है। किस बोन में सॉकेट है? क्लेविकल में कि स्कैपुला में? हाँ, और ये उस कैविटी का नाम क्या है? ग्लिनाइड कैविटी। ग्लिनाइड कैविटी। और ये देखो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बना ली। फ्रीली मूवेबल है कि इमूवेबल? फ्रीली मूवेबल है कि इमूवेबल? किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखो पीछे ले गए, आगे ले गए, इधर ले गए, उधर ले गए। मल्टी एक्सियल है कि यूनी एक्सियल? मल्टी एक्सियल है। किसी भी दिशा में आप उसको मूव कर सकते हो। इज दैट क्लियर? हो गया क्लियर? तो ये हम लोग ने पढ़ लिया क्या? ये हम लोग ने पढ़ लिया पेक्टोरल गर्डल। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पेक्टोरल गर्डल में। ठीक है ना? और एक दो बातें हैं, मैं अभी नोट्स में आपको लिखवाने जा रहा हूं। तो हम लोग नोट्स बनाएंगे पेक्टोरल गर्डल यानी अंश मेखला। ठीक है? अंश मेखला। पेक्टोरल गर्डल जो होता है इसमें सी वर्ड आ रहा है। सी से याद रखेंगे कैच। और कैच कहां से करते हैं? हैंड से। यानी इससे हैंड जुड़े होते हैं। हैंड याद रहेगा तो इससे हैंड जुड़े होते हैं। इससे हैंड जुड़े होते हैं। ठीक है? अब आगे हमारे पास दो पेक्टोरल गर्डल होता है।
There are two pectoral girdle. As we have two limbs. As we have two limbs. क्योंकि हमारे पास दो लिम्स है, हमारे पास दो लिम्स है। उसके बाद हर एक पेक्टोरल गर्डल में कितनी हड्डी होती है? हर एक पेक्टोरल गर्डल में दो बोन्स होती है। इसमें टोटल कितनी हड्डी होगी? चार। क्यों, समझ में आया ना चार कहां से आ गई? भाई हर एक में दो, तो दो में चार। नाम बताओ इनका हड्डियों का। एक का नाम है क्लैविकल या कॉलर बोन, क्लैविकल या कॉलर बोन, और दूसरा शोल्डर बोन या स्कैपुला। शोल्डर बोन या स्कैपुला। पहले हम कॉलर बोन के बारे में आपको बता दें। कॉलर बोन, इसको आपने बोला क्या? क्लैविकल। दिस इज नोन एज क्लैविकल। इसी का नाम होता है ब्यूटी बोन। इसमें टू कर्वेचर होते हैं, टू कर्व्स आर प्रेजेंट। और ये किस आकार की होती है? एस शेप ना, तो एस शेप होती है। एस कैसे लिखते हो? ऐसे, लेकिन पोजीशन ऐसी नहीं दिखती। देखो दो कर्व होते हैं इसमें, तो ये किस शेप होती है? एस शेप। और दो कर्व दिख रहे हैं, एक इधर एक इधर। इसका एक हिस्सा, इसके दो एंड होंगे ना। कितने एंड्स दिख रहे हैं? ये एंड, ये एंड, एक एंड ये वाला, एक एंड ये वाला, तो टू एंड्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज अटैच्ड विद एंड सेकेंड इज अटैच्ड विद। एक एंड किसके साथ अटैच्ड है? एक है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। याद आया? एक्रोमियन, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। याद आया? अभी पढ़ा है। और दूसरा, दूसरा अटैच होता है किसके साथ? दूसरा अटैच होता है एट द टॉप ऑफ, टॉप ऑफ, किसके टॉप पर? बोलो बोलो। स्टर्नम या चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन। इज दैट क्लियर? और कॉलर बोन होती है, लंबी थी कि छोटी थी? जरा बताओ। लंबी थी कि छोटी थी? बताओ। लॉन्ग। और पतली थी कि मोटी थी? लॉन्ग एंड स्लेंडर बोन। लंबी होती है और स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतली, सकरी। लंबी और सकरी। हमारी नेक्स्ट हड्डी है स्कैपुला। मैंने पहले ही बता दिया था कि इसको शोल्डर बोन बोलते हैं। शोल्डर बोन यानी कंधे की हड्डी। कंधे की हड्डी। उसके बाद आगे चलते हैं। ये लार्ज होती है, फ्लैट होती है। ध्यान देना एक दो बातों पे। फ्लैट हड्डी, फ्लैट वाली हड्डियां और कौन सी थी? हमारे रिब्स थे, हमारा स्टर्नम था, और ये भी मिला, स्कैपुला भी मिल गया, और अंतिम एक और मिलेगा, नहीं एक और मिलेगा, क्रेनियम मिल चुका है, बता चुका हूं। क्रेनियम, क्रेनियम भी फ्लैट बोन का बना होता है, राइट? तो फ्लैट होती है, लार्ज होती है और ट्रायंगुलर होती है। ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय।
सवाल ये उठता है कहां से कहां तक प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट बिटवीन R2 टू R7, R2 से R7 तक। क्या समझे R2 से R7? सेकेंड पेयर ऑफ रिक्स से सेवेंथ पेयर ऑफ रिक्स, कल बताया था R1 R2 R3 R4, सेकेंड से सातवें रिक्स तक प्रेजेंट होती है। और जरा इसका एक कल्पना के लिए ये बना दें, बताओ ट्रायंगुलर है कि नहीं है? बोलो भाई, लार्ज है कि नहीं है? अच्छा, अगर अगर ये ऐसे बना रहे हैं तो वर्टिब्रल कॉलम के इधर प्रेजेंट होती है। देखो वर्टिब्रल कॉलम के ये दाहिनी साइड वाला कंधा बना रहे हैं कि बाएं साइड वाला? राइट की लेफ्ट? राइट। मैं जिस पोजीशन में खड़ा हूं बस, और आप जिस पोजीशन से देख रहे हो बस वैसे ही है। ये है वर्टिब्रल कॉलम यानी वर्टिब्री, सीधे लिखो ये है बैकबोन, और ये हम बना रहे हैं राइट स्कैपुला। और ये किधर से देख रहे हो? आपको स्कैपुला आगे से अच्छी दिखाई पड़ेगी कि पीछे से? यानी किधर से? डॉर्सल की वेंट्रल व्यू, हाँ डॉर्सल साइड यानी पृष्ठ भाग। ट्रायंगुलर दिख रही है, बड़ी दिख रही है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक उभार बताया था आपको, ये उभार देख पा रहे हो? ये जो उभार है डॉर्सल साइड पे उभार होता है, बताया था ना, ब्लेड जैसा डॉर्सल साइड पे उभार होता है। क्लियर? इसको बोलते हैं स्पाइन। नहीं, हाँ सही है, रुक जाओ रुक जाओ। तो ये जो उभार है डॉर्सल साइड पर, इसके डॉर्सल साइड पर फ्लैट 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 होता है, फ्लैट एलिवेशन पाया जाता है। एलिवेशन मतलब उभार। प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे स्पाइन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्पाइन कहते हैं, स्पाइन, जिसे स्पाइन कहते हैं। और इसके अंतिम भाग को एक्रोमियम प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइन, और इसका कोई नाम देना पड़ेगा। नाम है इसका एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस। और आपको पता है कि एक्रोमियन प्रोसेस से क्या टिका होगा? क्या टिका हुआ जरा देख के बताओ। हाँ कॉलर बोन, ये देखो कॉलर बोन उसी के ऊपर टिकी रहती है। कॉलर बोन या ब्यूटी बोन या क्लेविकल, और एस के आकार की होती है। दो कर्वेचर होते हैं, अभी बताया था, पतली और लंबी होती है, लॉन्ग एंड स्लेंडर, राइट। इतनी बात क्लियर है? और ये कैविटी है, कैविटी का नाम अभी बताया था, दिस इज ग्लिनाइड कैविटी। और ये किसकी तरह काम करती है? सॉकेट या बॉल। और यहीं से एक बॉल जुड़ा होता है, यहीं से ह्यूमरस का हेड जुड़ा होता है। यहीं से ह्यूमरस का हेड, और हेड होता है बॉल लाइक। और कौन सा बनाता है? और बनाता है जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बन गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हड्डी कैसी है? फ्लैट। स्पाइन कैसा है? फ्लैट। ध्यान दो, स्पाइन भी कैसा है? फ्लैट। ये हड्डी भी कैसी थी? फ्लैट। ये देखो हड्डी भी फ्लैट है, स्पाइन भी फ्लैट है। इवन पता है आपका ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है ना, ये भी कैसा होता है?
फ्लैट, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन, फ्लैट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब फ्लैट फैला हुआ हिस्सा, फ्लैट फैला हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? एक्रोमियन प्रोसेस। और एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर ही क्या जुड़ा होता है? हमारे क्लेविकल का एक हिस्सा। तो हमारी गर्डल है नेक्स्ट वाली, दैट इज नोन एज पेल्विक गर्डल, यानी कि श्रोणी मेखला, यानी कि लेग से जुड़ी वाली गर्डल। ये जो गर्डल होती है इसको हिप बोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिप बोन, क्योंकि ये हमारा हिप रीजन बनाती है, इसलिए इसको बोलते हैं हिप बोन। कितने हिप बोन है? दो, एक लेफ्ट और एक राइट। हाउ मेनी हिप बोन्स आर प्रेजेंट? इसको कॉक्सल बोन भी कहते हैं, कॉक्सल, COXL, अभी लिखवाऊंगा। कॉक्सल बोन भी बोलते हैं, हिप बोन भी बोलते हैं। देखो लिखा है, रेड कलर वाली बोन का नाम है हिप बोन, और यही हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसको पैक्टोरल पेल्विक गर्डल बोलेंगे कि पैक्टोरल? पेल्विक, बिकॉज लेग जुड़े हुए तो एल आना चाहिए, तो लेग जुड़े हुए तो पेल्विक वर्ड आएगा। और हिप बोन भी बोलते हैं, कॉक्सल बोन भी बोलते हैं। और ये याद करो, ये सैक्रल बोन है, सैक्रल, इधर की तरफ सैक्रम होता है, और ये टेल वाली कॉकिक्स है ना, यानी कि पीछे की तरफ ये हड्डी, ये सैक्रम, और ये ऐसे घूम के इधर आ जाती है, ऐसे घूमते हुए ये सामने आ जाती है, इधर की इधर से घूमते हुए सामने आ जाती है, और यहाँ जाके चिपकेगी, यहाँ चिपकेगी। और जो चिपकने वाला एरिया होगा उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। वहां एक ज्वाइंट है, ज्वाइंट इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखो, इधर से घूमते हुए आई, यहाँ चिपक गई, इधर से घूमते हुए आई, यहाँ चिपक गई। इस ज्वाइंट का नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये हड्डी तीन हड्डियों के फ्यूजन का परिणाम है। ये हड्डी मतलब हिप बोन या पेल्विक गर्डल इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स। पहले सबसे बड़ी वाली ये वाली है, ये कमर की, कमर वाली हड्डी, यही कमर बना रही है ना, तो ये वेस्ट बोन, ठीक है, ये कहलाती इलियम, ILIUM। ILEUM कहां पढ़ा आपने? स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन भाग होते हैं, डोडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो हाईली क्वाइल्ड और लॉन्ग पार्ट था वो कौन सा था? इलियम, ठीक है ना। यहीं पर भोजन का अवशोषण होता था, याद आया? तो देखो, ये है ILIUM, अभी जो इंटेस्टाइन की बात की वो ILEUM है। तो ये इलियम इज द लार्जेस्ट बोन, इलियम इसका लार्जेस्ट बोन है, लेकिन ये एक बोन का नहीं बना है। कितनी बोन का बना है? तीन। हर एक हड्डी कितने हड्डियों के फ्यूजन से बना है? काम से पूछा जाए, हिप बोन कितनी होती है? दो, लेकिन हर एक हड्डी कितनी हड्डी के फ्यूजन से बनती है? तीन। हर एक हिप बोन कितनी हड्डी के फ्यूजन से बनती है? तीन। एक का नाम है इलियम, एक का नाम है इश्चियम, ये नीचे वाली क्या है? इश्चियम, और ये सामने वाली कौन सी है? प्यूबिस। सबसे पहले इलियम, ये इलियम है। इधर की तरफ बैक में जो नीचे की तरफ है, जिस पर सारा भार होता है, अभी आप लोग बैठे हो तो बैठते समय सारा भार किस पे है? हाँ, इश्चियम पे, ठीक है ना, इश्चियम पे। और जो फ्रंट में आगे जुड़ रही है, दिस इज प्यूबिस, दिस इज प्यूबिस। तो इलियम, व्हाट इज दिस? इलियम। और बिल्कुल नीचे वाली जिस पे बैठे हुए हो, इश्चियम, और जो फ्रंट पे बिल्कुल जुड़ी हुई है उसे प्यूबिस। इलियम, इश्चियम, प्यूबिस, इलियम, इश्चियम, प्यूबिस। बताओ, बैठते समय आपकी बॉडी का पूरा भार किस हड्डी पे है? इश्चियम पे। और खड़े होते समय बॉडी का पूरा भार किस पे है? एंकल बोन और सोल बोन। एंकल बोन, सोल बोन, बोलो है कि नहीं है? एंकल पे, एडियो पे है, और सोल पे है, और इवन फिंगर पे भी थोड़ा बहुत भार है, राइट? क्लियर है? तो ये बात क्लियर हो गई, तीन हड्डियों का बना होता है। और यहाँ देख लो, गड्ढा टाइप का है, कैविटी टाइप की है, और ये सॉकेट है। दिस सॉकेट इज नोन एज एसिटाबुलम। क्या नाम है इसका? एसिटाबुलम। और एसिटाबुलम से ही हमारी लेग बोन, ये क्या है? थाई बोन। थाई बोन का नाम फीमर। फीमर का क्या जुड़ेगा? हेड। और फिर से वही ज्वाइंट बन गई जो यहाँ है, जो यहाँ है वही ज्वाइंट यहाँ बन गई। व्हाट इज दिस ज्वाइंट? बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट यहाँ पे भी बन जाएगी। इज दैट क्लियर? देखो, इसमें आप इस फिगर में और क्लियर देख पाओगे। ये देखो, एसिटाबुलम है, यहीं से फीमर का हेड जुड़ेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा। दिस वन यू नो वेरी वेल, सैक्रम, एंड दिस वन इज कॉकिक्स या कॉकिजियल बोन। उसके अलावा ये देखो इलियम है, ये देखो ग्रीन वाला क्या है? इश्चियम है, और ये फ्रंट में आके प्यूबिस है, और इधर का प्यूबिस और इधर का प्यूबिस एक जॉइंट द्वारा जुड़ेगा। दिस जॉइंट इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? और इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए इसके नोट्स बना लेते हैं। अब हमारी है पेल्विक गर्डल।
इसमें एल पहले आया है, हिंदी में बोलते हैं श्रोणी मेखला, उसमें सी आया था, इसमें एल आया है, एल से याद रहेंगे लेग से जुड़ी होती है। पेल्विक गर्डल भी दो हाथ से बना होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। पेक्टोरल गर्डल की तरह इसमें भी दो हाफ होते हैं, एंड ईच pelvic girdle is known as, क्या बोलते हैं उसे, हिप बोन, या एक और नाम बताया था कॉक्सल बोन, या एक और नाम होता है एनसीईआरटी में नहीं दिया, ऑस इनोमिनेटम। ऑस इनोमिनेटम। इधर होता है सेक्रम, ये कौन सी वर्टिब्री है, सेक्रम। ये कौन सी वर्टिब्री है, कॉकिक्स, ठीक है ना, कौन सी, कॉकिक्स। ऐसे उधर की भी होगी, मैं एक ही साइड बना रहा हूं। यहां पर एक गड्ढा होता है, इस गड्ढे को आप जानते हो, नाम क्या है इसका, एसिटाबुलम। आप देखो तीन अलग अलग कलर की हड्डियां हैं, ये वाली जो है अलग अलग कलर की, इसको ऐसे शेडेड कर देते व्हाइट व्हाइट। एक ये हड्डी है, एक को येलो कर देते हैं, ये और एक को कोई और रंग दे देते हैं। एक को ये रंग दे दिया नीला। तो तीन हड्डियां हैं, तीनों के नाम बता देते हैं। इसका नाम था इलियम, ILIUM, लिख दूं, नॉट ILEUM, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था। ये कैविटी का नाम है एसिटाबुलम, इस हड्डी का नाम है इशियम, और ये फ्रंट वाली हड्डी का नाम है प्यूबिस। तो कितनी हड्डियां हो गई, इलियम, एशियम, प्यूबिस। और आप देख पा रहे होगे कि जहां पर तीनों हड्डियां फ्यूज कर रही हैं, देखो ये वाली हड्डी यहां तक, ये वाली हड्डी यहां तक, ये वाली हड्डी यहां पर, वही बना है एसिटाबुलम, वही बना है एसिटाबुलम। तो एसिटाबुलम कहां बनता है, जहां पर तीनों हड्डियां आपस में फ्यूज करें, उसे बोलते हैं एसिटाबुलम। दिस इज द
फ्यूजन साइट ऑफ थ्री बोन्स, यानी हर एक पेक्टोरल गर्डल जो होता है 3 हड्डियों के फ्यूजन से बनता है। वी कैन से क्या, हिप बोन इज मेड अप ऑफ, हिप बोन इज मेड अप ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। कौन कौन सी 3 बोन? इलियम, एशियम एंड प्यूबिस। और जहां तीनों फ्यूज करती हैं उस गड्ढे का नाम क्या होता है? उस गड्ढे का नाम होता है एसिटाबुलम। और एसिटाबुलम एक सॉकेट की तरह काम करती है। इसी सॉकेट में फीमर का हेड फिट होके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा, जस्ट लाइक दिस जॉइंट, है ना। ये किसकी तरह काम कर रहा है? दिस इज ए सॉकेट। और इसमें किसका हेड फिट होगा बताओ? हाँ, फीमर का हेड फिट होने वाला है। क्लियर है? ऐसे एक कल्पना करो कि इधर भी होगी, मैं सिर्फ बता रहा हूं, आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझ लो, बनाना नहीं है आपको। ये देखो इधर भी होगी ऐसे ही, मानते हो? बोलो। अब आप देखो, इधर की और इधर की एक ज्वाइंट बना लेती है। ये देखो यहां पर एक ज्वाइंट बनेगा, यहां पर और यहां पर एक ज्वाइंट बनने वाला है। ये देखो, ये रेड कलर का ध्यान देना, ये ज्वाइंट बन गया। बताओ, दोनों तरफ की प्यूबिक बोन आपस में जुड़ जाती है एक ज्वाइंट द्वारा। ज्वाइंट का नाम क्या है? ये आप थ्योरी में लिख लेना, पर मैंने दिखा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। बताओ, इधर की प्यूबिक बोन ऐसे आई, इधर की प्यूबिक बोन ऐसे आई, दोनों जगह पे भाई, इधर पीछे से ऐसे आई घूमते हुए प्यूबिक बोन, ये इधर की प्यूबिक बोन, ये राइट की, ये लेफ्ट की, दोनों के बीच में एक ज्वाइंट बन गया। दिस ज्वाइंट इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। दिस ज्वाइंट इज नोन एज pubic symphysis. This is fibrocartilage joint. Fibrocartilage joint. Fibrocartilage joint होता है, फाइबर और कार्टिलेज का बना होता है, फाइबर और कार्टिलेज का बना होता है। देखो, ये हमारा कौन सा साइड है? वेंट्रल की डॉर्सल, वेंट्रल है कि डॉर्सल? वेंट्रल साइड पर दोनों तरफ की प्यूबिक बोन्स को प्यूबिक सिम्फाइसिस ज्वाइंट द्वारा जोड़ा जाता है। ज्वाइंट द्वारा जोड़ा जाता है। और ये किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ, बता दिया है, मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। और ये होती है स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट होती है, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट होती है, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट होती है। और ये मेल में, नोट करके, मेल में नॉन फंक्शनल होती है। इन मेल इट इज नॉन फंक्शनल, ये ज्वाइंट नॉन फंक्शनल होती है। पर इन फीमेल दिस ज्वाइंट इज फंक्शनल। और बेबी बर्थ के समय स्ट्रेच हो जाती है, बोलो। और बेबी बर्थ के समय रिलैक्सिन हार्मोन द्वारा स्ट्रेच कर दिया जाता है। बेबी बर्थ के समय कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन
द्वारा स्ट्रेच कर दी जाती है ताकि बेबी बर्थ आसान हो जाए। ताकि बेबी बर्थ आसान हो जाए। इसी नोट में एक दूसरी बात भी लिख लो भाई, हमारा एसिटाबुलम किसकी तरह काम कर रहा था? सॉकेट। हमारा थाई बोन यानी फीमर, इसके पास था हेड, इसके पास था हेड, और हेड किसकी तरह बिहेव करता है? बॉल की तरह बिहेव कर रहा है। अब बताओ दोनों एक दूसरे से फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट, या इसी को बोलते हैं थाई ज्वाइंट। ये शोल्डर ज्वाइंट था, वो थाई ज्वाइंट है। बॉल एंड सॉकेट या थाई ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट या थाई ज्वाइंट। यहां तक क्लियर हो गया? तो कौन सा हार्मोन था? रिलैक्सिन, जो इसे क्या करता है? स्ट्रेच कर देता है, फैला देता है या रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स करने से क्या हो जाता है? बेबी बर्थ आसान हो जाता है, क्योंकि ये डायमीटर बढ़ जाता है। ये डायमीटर बढ़ जाएगा जिससे बेबी बर्थ आसान हो जाता है। शोल्डर ज्वाइंट कैसी थी? बॉल एंड सॉकेट। तो ये अपनी थाई ज्वाइंट भी कैसी है? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट। इज दैट क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ज्वाइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो, जितनी जगह भी मूवमेंट हो रहा है सबके लिए ज्वाइंट्स की जरूरत पड़ती है। कोई ऐसी जगह बता दो जहां ज्वाइंट ना हो और मूवमेंट हो रहा हो। क्या यहां से यहां ज्वाइंट है? क्या यहां ज्वाइंट है? क्या हड्डी यहां से मुड़ेगी? क्या यहां मूवमेंट होगा? जहां ज्वाइंट है वहीं मूवमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब हमारे शरीर में ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए ज्वाइंट्स की नीड होती है। एंड देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ दिस। कोई अपवाद नहीं है कि कहीं पे ज्वाइंट ना हो और मूवमेंट हो जाए। नो एक्सेप्शन ऑफ दिस, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अच्छा, जब भी कभी मूवमेंट करना पड़ेगा तो तीन चीजें चाहिए, ठीक है ना? फॉर मूवमेंट स्केलेटन यानी बोन्स, ये क्या देते हैं? गिव्स सपोर्ट। गिव्स सपोर्ट, ये सहारा देते हैं। अच्छा, और मसल क्या देती है? फोर्स लगाती है। मसल क्या करती है? प्रोवाइड फोर्स, बल लगाती, बल। ये सहारा देता है और ये क्या करता है? ये फोर्स लगाती हैं। और ज्वाइंट्स क्या करते हैं? ज्वाइंट्स कब्जे की तरह काम करते हैं। कब्जा जानते हो? कब्जा, जहां कब्जा लगाता है वहीं से चीजें मुड़ सकती हैं, और जहां कब्जा नहीं लगा होगा वहां पे चीजें नहीं मुड़ पाएंगी, है ना? बोलो सही कि नहीं? तो वो कब्जे की तरह काम करता है, यानी एक्ट एज फल्क्रम। एक्ट एज फल्क्रम। फल्क्रम यानी कब्जा, कब्जे की तरह काम करता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर? और ज्वाइंट तीन टाइप की हो सकती हैं। एक होता है इमूवेबल ज्वाइंट, इमूवेबल या फाइब्रस ज्वाइंट, इमूवेबल या फाइब्रस ज्वाइंट। दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल, यानी हल्का सा मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, या कार्टिलेजिनस ज्वाइंट।
और एक होता है फ्रीली मूवेबल, फ्रीली या सिनोवियल ज्वाइंट। मेरे को पूरा लिखो, स्लाइटली मूवेबल या कार्टिलेजनस ज्वाइंट। ये फ्रीली मूवेबल या सिनोवियल ज्वाइंट, तो तीन तरह के ज्वाइंट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। एक जो बिल्कुल ही मूव नहीं करते, दे आर इमूवेबल या फाइबर के बने होते हैं, फाइबरस ज्वाइंट। एक जो होते हैं हल्के फुल्के मूव करते हैं, स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेज के बने होते हैं। और तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल, जैसे हाथ, गर्दन, ये फ्री मूव कर रहा है ना, फ्रीली मूवेबल। तो तीन प्रकार के ज्वाइंट्स हमारे अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले हमें करना है इमूवेबल ज्वाइंट या फाइबरस ज्वाइंट। ये कहां पाई जाती है? ये हमारे स्कल में पाई जाती है, प्रेजेंट इन आवर स्कल। अब स्कल में क्या क्या आता है आपको पता है। दूसरी बात, ये क्या होती है? ये स्कल के फ्लैट बोन्स को आपस में एंड टू एंड जोड़ देती है। ये स्कल का फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन ऑफ स्कल। इधर भी लिखो फ्लैट बोन ऑफ स्कल, फ्लैट बोन ऑफ स्कल। और ये देखो दोनों को एंड टू एंड जोड़ रही है ना, दोनों को एंड टू एंड जोड़ रही है, ये देखो। और ये बीच में होता है डेंस फाइब्रस, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बीच में होता है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है। अब ये दोनों मूव करेंगी नहीं, बिल्कुल मूव नहीं करेंगी। यानी डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू स्कल की फ्लैट बोन्स को, स्कल की फ्लैट बोन्स को एंड टू एंड जोड़ देता है। एनसीईआरटी की लाइन है, एंड टू एंड ज्वाइंट कर देता है। और ये मूव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल लॉक कर दिया। इनफैक्ट पता है क्रैनियम मैंने बनाया था लास्ट टर्न, ऐसे बनाया था, याद करो, ऊपर से देखते थे, बनाया था कि नहीं बनाया था। और यहां पे फ्रंटल, ये बताओ फ्रंटल, ये बताओ पैराइटल, ये बताओ पैराइटल, ये बताओ ऑक्सीपिटल, याद है। तो ये देखो, ये क्रैनियम में भी एंड टू एंड जोड़ रहा है, लेकिन क्रैनियम में ये ऐसे जिगजैग लाइनिंग बना लेता है। इस तरह के ज्वाइंट्स को बोलते हैं स्यूचर। स्यूचर, क्रैनियम में इसे स्यूचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूचर। क्रैनियम में इस ज्वाइंट को स्यूचर कहते हैं, ठीक है ना। क्रैनियम में स्यूचर कहा जाता है। क्रैनियम में इस ज्वाइंट को, इमूवेबल ज्वाइंट को क्या कहते हैं? स्यूचर, जो कि एंड टू एंड बोन को ऐसे आपस में लॉक कर देते हैं, जिगजैग फैशन में, जिगजैग फैशन में आपस में लॉक कर देते हैं। तो फ्लैट बोन कहां कहां पाई जाती है? एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूं, फ्लैट बोन्स कहां कहां पे थी, एक बार याद दिला देता हूं। अभी अभी पढ़ रहे हो स्कल, इसके पहले आज पढ़ा है स्कैपुला, कल पढ़ा था आपने रेब्स, और बोलो और कहां पे, और कल पढ़ा था स्टर्नम। तो इन जगहों की बोन फ्लैट होती हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेकेंड इज स्लाइटली मूवेबल, इसी को हमने बोला था कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, इसमें होता क्या है? इसमें जो हड्डियां हैं वो जुड़ती हैं कार्टिलेज द्वारा। इसमें हड्डियां किसके द्वारा जुड़ रही हैं?
कार्टिलेज द्वारा। अब की बार डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ना हो करके बीच में क्या है, ये बोन, ये बोन, तो दो बोन के बीच में अब क्या पाया जा रहा है, कार्टिलेज, जो दो बोन्स को स्लाइटली मूवेबल बनाता है, स्लाइटली मूवेबल बनाता है। यानी यहां से लिमिटेड मूवमेंट मिलेगा कि अनलिमिटेड? इट गिव्स लिमिटेड मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट देगा, ध्यान दीजिएगा। और ऐसी हड्डियां पाई जाती है इन बिटवीन द वर्टिब्री। एग्जांपल है प्रेजेंट इन बिटवीन वर्टिब्री, ये वर्टिब्री के बीच में पाई जाती है, ये वर्टिब्री, ये वर्टिब्री, ये वर्टिब्री, इनके बीच में पाई जाती है। और किस तरह से पाई जाती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के रूप में। क्या बनाती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, सुना होगा, इंटर वर्टिब्रल डिस्क यही पाई जाती है। और ये क्या होती है, गिव्स लिमिटेड मूवमेंट। लिमिटेड क्या अनलिमिटेड? लिमिट है, घूम सकते हैं एक लिमिट तक, इधर घूम सकते हैं एक लिमिट तक, झुक सकते हैं एक लिमिट तक, पीछे झुक सकते हैं एक लिमिट तक, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। लास्ट वन इज कौन सी ज्वाइंट, फ्रीली मूवेबल या सिनोवियल ज्वाइंट। अच्छा, सिनोवियल ज्वाइंट में क्या होगा, ये दो हड्डियों के बीच में, ये एक हड्डी का हेड है, ये दूसरी हड्डी का हेड है, दो हड्डी को जोड़ता है कार्टिलेज। याद है बल्ब, फार्मूला क्या था, बल्ब, बोन टू बोन कौन जोड़ता है, लिगामेंट। तो ये लिगामेंट है, इनके अंदर पाई जाती है एक मेम्ब्रेन, इनके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, देखो ऐसे, इसका नाम है सिनोवियल मेम्ब्रेन। और सिनोवियल मेम्ब्रेन ही सिक्रीट करती है ए विस्कस फ्लूइड, चिपचिपा पदार्थ, दैट इज सिनोवियल फ्लूइड। नाम ही पड़ गया उसका, सिनोवियल फ्लूइड। तो अंदर मोबियाइल भरा हुआ है, मोबियाइल से फ्रिक्शन कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, मोबियाइल से फ्रिक्शन कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। तो इससे फ्रीली मूव करेगा कि मुश्किल से मूव करेगा, फ्रीली, यानी इट गिव्स कंसीडरेबल मूवमेंट टू द बॉडी। कंसीडरेबल का मतलब बहुत ज्यादा। ये भरा हुआ है सिनोवियल फ्लूइड, फ्लूइड बिहेव एज मोबियाइल, ठीक है ना, मोबियाइल, मोबियाइल, ठीक है ना। और ये क्या करता है, रिड्यूस, रिड्यूस, किसको रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को, घर्षण को कम कर देगा। एंड गिव्स कंसीडरेबल मूवमेंट, एंड गिव्स कंसीडरेबल मूवमेंट, कंसीडरेबल मूवमेंट एनसीईआरटी की लाइन है। जैसे जैसे एज बढ़ती है सिनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है और हमें हो जाती है आर्थराइटिस। क्या हो जाती है, आर्थराइटिस, यानी एज बढ़ने के साथ साथ घटेगा, एज जैसे जैसे बढ़ेगी हमारा सिनोवियल फ्लूइड घटेगा और इससे हो जाएगी आर्थराइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन इन ज्वाइंट। आर्थराइटिस का मतलब होता है, आइटिस मतलब क्या बताया था, जलन, यानी इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब हमेशा बताते थे स्वेलिंग प्लस पेन, याद आया, स्वेलिंग की पेन या दोनों, दोनों, स्वेलिंग प्लस पेन को इन्फ्लेमेशन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं जलन। और आर्थो का मतलब हो गया यहाँ आर्थराइटिस, आर्थो का मतलब यहाँ पे हो गया क्या, ज्वाइंट।
ज्वाइंट में जलन होगी तो नाम बोलेंगे आर्थराइटिस। ज्वाइंट में जलन को ही आर्थराइटिस कहते हैं। चलिए, इसके टाइप्स होते हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट, जो कि आप जानते हो, है ना। अब हमें इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कहां पाया जाता है जरा ये बताओ। एक तो शोल्डर ज्वाइंट, और एक कौन सा, थाई ज्वाइंट। याद आया। और हमें पहले से पता है, याद दिला रहा हूं, ये बनेगा ग्लिनाइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस के बीच। ये बनेगा आपका एसिटाबुलम और हेड ऑफ फीमर के बीच। चलो, दूसरा तो बॉल एंड सॉकेट हो गया। दूसरा हो गया हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कब्जे की तरह ये एक ही तरफ खुलता है। ये देखो यहां पाया जा रहा है, एल्बो में, एल्बो में पाया जा रहा है। देखो इधर खुलेगा, इधर नहीं जा रहा है। इसी तरह यहां लेग में नी पे देखो, नी के पास देखो, पैर आगे तो पैर पीछे तो जा रहा है, आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पाया जाता है बिटवीन या डायरेक्ट लिखो, ये पाया जाता है इन, बस सीधे सीधे एग्जांपल पूछते हैं, कौन सा ज्वाइंट कहां पाया जाता है। इन एल्बो, एल्बो समझ रहे हो ना, ये इस रीजन को क्या बोलते हैं, एल्बो, एल्बो। और कहां पाया जाता है, इन नी। तीसरा पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, एक बोन में एक उभार होगा ऐसे, और दूसरी बोन में एक गड्ढा होगा जिसमें ये फिट हो जाएगा। ये है आपकी वर्टिब्री पहली वाली, और ये वर्टिब्री है दूसरी वाली। दोनों में, एक में से ऐसे उंगली जैसा उभार है, दूसरा ऐसा रिंग जैसा है, उसमें गड्ढा है, ये गड्ढा इसमें फिट हो गया और ऐसे ऐसे घूमेगा। देखो गर्दन घूम रही ना, ऐसे ऐसे गर्दन घूम रही ना, तो ऐसे घूम रही, ऐसे समझ रहे हो, उंगली ये फिक्स है, इसके अंदर ये है, ये रिंग ऐसे ऐसे घूम रही है। और याद करो, ये रिंग हमारे स्कल के साथ जुड़ी थी, तो जब गर्दन घूमेगी तो ये वर्टिब्री भी घूमेगी। बताया था, ओनली मोबाइल वर्टिब्री ऑफ द बॉडी इज एटलस, दैट इज C1। एटलस को क्या बोला था, और एक्सिस को क्या बोला था, C1 यानी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, C2 यानी सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री। तो ये दोनों के बीच में होता है। पाइवोट ज्वाइंट कहां होता है, दोनों के बीच में, इन बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, यानी इन बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच होता है, इन बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। पाइवोट हो गया, बॉल एंड सॉकेट हो गई, हिंज हो गया। अब एक बचा है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग क्या होता है, इसमें ग्लाइडिंग ज्वाइंट में क्या होगा, ग्लाइड मतलब होता है फिसलना, है ना। इसमें हड्डियां ऐसे ऐसे होती है, प्लेन हड्डियां होती हैं, और एक दूसरे पे फिसलती रहती हैं, एक दूसरे पे फिसलती रहती हैं। और ये देखो यहां पर फिसलने का परिणाम क्या होगा, ऐसे फिसली इधर किया, ऐसे फिसली इधर किया, ऐसे फिसली इधर किया, ऐसे फिसली इधर किया। ये देखो, ये जो ये मूवमेंट हो रहा है ना, हड्डियां फिसल रही है एक दूसरे पे, हड्डियां फिसल रही है। कहां पाई जा रही है बताओ, कहां पाई जा रही है, कहां, कलाई में, कार्पल में। कितनी हड्डी होती है, 8, तो कहां पाई जाती है, कार्पल में। हड्डियां एक दूसरे में फिसलती रहती हैं, और जो कार्पल में पाई जाएगी वही चीज नीचे टार्सल में पाई जाएगी। कार्पल एंड टार्सल, इन बिटवीन कार्पल एंड टार्सल, इन बिटवीन कार्पल एंड टार्सल। तो कार्पल और टार्सल के बीच में पाई जा रही है। अभी उसके बाद पांचवी हो गई कौन सी, पांचवी कौन सी हो गई, पांचवी वाली हो गई कौन सी, सैडल।
सैडल ज्वाइंट, और सैडल ज्वाइंट में क्या होगा, ये होती है बिटवीन मेटाकार्पल, बिटवीन यहां होती है इस जगह पे, ये वाली ज्वाइंट, ये देखो, तो ये क्या है मेटाकार्पल, किसका, थंब का, और कहां होती कार्पल, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। देखो कहां से मूव कर रहा है, यहां से मूव कर रहा है कि यहां से मूव कर रहा है, अरे यहां से मूव कर रहा है कि यहां से, हिला के देखो, इस जगह से ऊपर से कि नीचे से, नीचे से मूव कर रहा है, तो ये यहां से मूव कर रहा है, यानी ये ज्वाइंट यहां पे है, यानी ये बिटवीन मेटाकार्पल एंड कार्पल ऑफ थंब, यानी बिटवीन मेटाकार्पल एंड कार्पल ऑफ थंब, कार्पल ऑफ थंब, ठीक है, और ये और कहीं नहीं पाया जाता, यही पाया जाता है, तो सैडल ज्वाइंट। तो टोटल कितनी ज्वाइंट्स हो गई, 5 हो गई। और अब कुछ डिजीजेस, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। पहली डिजीज का नाम है माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारी बॉडी को दुश्मन समझ बैठता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो कि हमारा रक्षक है, वही भक्षक बन गया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही भागों को अटैक करने लगा, हमारे लिए ही उसने दुश्मनी ले ली, यानी क्या होता है, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे किसी पार्ट को पराया समझेगा। जैसे इस समय जो ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, याद है एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे, इसको ये समझ लेता है पराया, इसको ये मान लेता है नॉन सेल्फ। अगर इसको ये मान लेता है नॉन सेल्फ, तो इसको क्या करेगा, स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय, स्टार्ट्स टू डिस्ट्रॉय, इसका रिजल्ट ये होगा, वीकनेस आएगी, मसल वीक हो जाएंगी, फैटिगनेस, और इवन पैरालिसिस हो जाएगी। स्केलेटल मसल्स, ये हो जाएगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आखिरी के 2 बता देता हूं, 2-3 डिजीज है। देखो अब है नेक्स्ट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होगा, कहीं पे भी ट्रॉफी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है नरिशमेंट। अब डिस का मतलब हो गया नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है, इट इज ए जेनेटिकल डिसऑर्डर, इट इज ए जेनेटिकल डिसऑर्डर। जिसमें जो मसल्स की जो प्रोटीन है ना, मसल्स प्रोटीन्स आर नॉट फॉर्म्ड, मसल प्रोटीन नहीं बनती है। और ये कैसा डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सॉरी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, जेनेटिक्स में पढ़ोगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, मसल प्रोटीन नहीं बनती है। इसीलिए मसल के जो स्केलेटल मसल है ना, उनका प्रोग्रेसिव लॉस हो जाता है, मतलब लगातार मसल्स जो है ना लॉस होती रहती है, ठीक है ना, देयर इज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ स्केलेटल मसल, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ स्केलेटल मसल, क्योंकि प्रोटीन बन नहीं रही है, तो मसल में लॉस होगा कि गेन होगा, लॉस, कमजोर हो जाएंगी, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया। अब एक होता है टिटैनी, देखा होगा कभी कभी बैठे रहो, अचानक से कहीं पे मसल्स में फ्लिकरिंग होने लगती है, फलकने लगती मसल,
है ना, आंखों में, कभी कभी पैर में अचानक से, वही है टिटेनी। इट इज द वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन या रैपिड स्पाज्म इन मसल ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम। ऐसा इसलिए होता है, कैल्शियम लेवल लो हो जाता है, ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल। यानी जब भी मसल में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करने लगती है, या तेजी से क्या होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। इसी को बोलते हैं टिटेनी, यानी मसल फड़कना। आर्थराइटिस मैं आपको बता चुका हूं, ऑस्टियोपोरोसिस बता देता हूं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, पोरोसिस का मतलब होता है उसमें बोन पोरस हो जाना। अब बोन पोरस क्यों हुई? क्योंकि इसमें जो बोन का बायोमास है, बोन बायोमास डिक्रीज हो जाता है। अगर बोन का बायोमास डिक्रीज हुआ, यानी कैल्शियम फास्फेट या अन्य सॉल्ट कम हो गए, तो बोन में छोटे छोटे पोर बन जाते हैं, बोन हो जाती है पोरस, तभी नाम पड़ा ऑस्टियोपोरोसिस। और इससे क्या दिक्कत होगी? फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाएगा, चांस ऑफ फ्रैक्चर, बोन बायोमास घटने से बताओ चांस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। और एक होता है गाउट। गाउट में क्या होता है? स्मॉल जॉइंट्स में, स्मॉल जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल इकट्ठा हो जाते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होने से स्मॉल जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होने से इन्फ्लेमेशन होने लगती है। बस इसी को बोलते हैं गाउट, या गाउटी आर्थराइटिस भी बोलते हैं, होने लगती है। और आर्थराइटिस तो मैं आपको बता ही चुका हूं, और इसका कारण है इट इज ड्यू टू एबनॉर्मल प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की पिरिमिडीन करा चुका हूं ये, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल होगा तो यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा, और जब यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा तो हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा होगा, स्मॉल जॉइंट में, और स्मॉल जॉइंट्स में हो जाएगी गाउटी आर्थराइटिस। तो यहां तक अपना ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। आज जो पढ़ा उसकी हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग कर लें एक बार, कि एनसीईआरटी कितना कवर हो रहा है। पेक्टोरल और पेल्विक गिल्स बोन हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब। बोलता है ऊपर वाली जो है वो पेक्टोरल गिल्स, ऊपर वाले लिम्स पेक्टोरल गिल्स से, और लोअर वाले लिम्स पेल्विक गिल्स से जुड़ेंगे रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। और बोलते हैं ये दोनों किसका? एक्सियल स्केलेटन है ना, एक्सियल स्केलेटन से जुड़ेंगे ये। ईच गर्डल आर फॉर्म बाय टू हाफ, बताया था, देखो इधर का हाफ, इधर का हाफ, फिर इधर का हाफ, इधर का हाफ, यानी कि दो हाफ का मिलके बना होता है। हाँ, वो बात अलग है कि इसके हाथ में दो हड्डी, इसके हाथ में एक हड्डी, याद आया? ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ एक क्लेविकल और एक स्कैपुला यानी शोल्डर बोन। स्कैपुला इज लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट, याद आया? लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट। कोई लाइन छूट रही है? नहीं। कह रहा है कि ये किस तरफ होती है? पीछे की तरफ, पीछे यानी डॉर्सल साइड पे ऑफ थोरैक्स। और पोजीशन बताओ, R2 से लेकर के R7 यानी रिब्स के सेकंड रिब से लेकर के 7 तक, और इसके डॉर्सल साइड पे, इसके भी डॉर्सल साइड पे, इसके डॉर्सल साइड पे फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज एलिवेटेड रिज। इस यहाँ पे एक उभार है, हल्का सा उभार है, उभार का नाम स्पाइन आगे चल के एक फ्लैट एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाता है, और उस प्रोसेस का नाम एक्रोमियन प्रोसेस, पूरा नाम है एक्रोमियन प्रोसेस, या एक्रोमियन बोल दो। दिस प्रोसेस इज नोन एज, देखो हर चीज फ्लैट है,
ये भी फ्लैट है, स्पाइन भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, सब कुछ फ्लैट है ना। अब आगे क्लेविकल। क्लेविकल आर्टिकुलेट का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ेगी? विद दिस। दिस मतलब एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ी थी कि नहीं जुड़ी थी? एक हिस्सा एक्रोमियन प्रोसेस में और दूसरा हिस्सा बोलो स्टर्नम। फिर आगे बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस देयर इज ए डिप्रेशन। ऐसे फिगर बनाया था तो एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे गड्ढा था, गड्ढे का नाम लीनाइड कैविटी, जो जुड़ती है हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ और बनाती है शोल्डर ज्वाइंट। अभी बताया था बॉल एंड सॉकेट या शोल्डर ज्वाइंट। हर एक क्लेविकल लंबी होती है और पतली होती है और दो कर्वेचर होते हैं। शेप बताया था एस शेप। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी बोला था आप लोगों ने, याद आया? क्लियर है? पूरी एक एक लाइन कवर है। अब आगे चलते हैं। पैल्विक गर्डल। पैल्विक गर्डल में कितने हिप बोन होते हैं? दो होते हैं। देखो लिखा है दो कॉक्सल या हिप बोन या सिग्नोमिनेटर भी बोला था। हर एक कॉक्सल बोन बनती है बाय द फ्यूजन ऑफ कितनी हड्डी? 3 हड्डी। इलियम की इलियम, ILIUM क्या ILUM, और उसके बाद एशियम। बैठते समय सारा भार किसके ऊपर है? और खड़े होते समय सोल बोन और एंकल बोन पे है, राइट। उसके अलावा थर्ड बोन का नाम है प्यूबिस। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ अबव बोन देयर इज अ कैविटी दैट इज कॉल्ड एज एसिटाबुलम। बोलते जहां तीनों हड्डियां फ्यूज करती है वहां क्या बनता है? एसिटाबुलम। एसिटाबुलम से क्या जुड़ेगा? थाई बोन। थाई बोन जुड़ जाता है। थाई बोन का नाम फीमर। थाई बोन का नाम दो हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल, यानी दोनों तरफ की हाफ इधर आकर के वेंट्रली जुड़ती है। वेंट्रली जुड़ जाती है, मीट मतलब वहां पे आती है और जुड़ती है और जोड़ करके बनाती है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस इज फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट, याद आया? इट इज फंक्शनल इन फीमेल एंड नॉन फंक्शनल इन मेल एंड ड्यू टू रिलैक्सिन हार्मोन इट इज स्ट्रेस्ड या इट इज रिलैक्स्ड एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ, ताकि बेबी बर्थ आसान हो जाए। जॉइंट्स लेकिन जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट। सभी टाइप के मूवमेंट के लिए जॉइंट चाहिए जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन टू दिस। मतलब कोई भी अपवाद नहीं इस चीज का। बताया था कि नहीं बताया था? कोई ऐसी जगह बता दो जहां जॉइंट ना हो लेकिन मूवमेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता। Joints are point of contact between the two bone या between the bone and cartilage। ये बात तो अच्छी तरह से जानते हो, जब दो हड्डी जुड़ती तभी ज्वाइंट बनता है, हमने बना के बताया भी था। या एक हड्डी एक कार्टिलेज से जुड़ती तभी ज्वाइंट बनता है। फिर आपको पता है फोर्स कौन देता है? मसल्स, ताकि मूवमेंट कराए जा सके, ठीक है, ज्वाइंट्स को मूव कराया जा सके। जबकि ज्वाइंट्स किसकी तरह काम करती है? फलक्रम यानी कब्जा, याद आया? मोबिलिटी एट दिस जॉइंट वेरी डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर। बोलते हैं मोबिलिटी अलग अलग हो सकती है, कहीं स्लाइटली मूवेबल, कहीं फ्रीली मूवेबल, कहीं नॉन मूवेबल। जॉइंट्स जो है इनको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है? 3 मेजर स्ट्रक्चर्स में क्लासिफाई किया गया है, नेमली फाइब्रस जॉइंट या इमूवेबल, याद करो, स्लाइटली मूवेबल या कार्टिलेजिनस, और सिनोवियल या फ्रीली मूवेबल, याद है ना? हमने दो नाम बताए सबके। एनसीईआरटी में जो कमियां है वो भी पूरी करके चल रहे हैं। फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, इमूवेबल था तो अलाउ कैसे करेगा? दिस टाइप ऑफ जॉइंट सोन बाय द फ्लैट स्कल बोन, बना के बताया था। और कैसे जोड़ता था जरा बताओ? एंड टू एंड जोड़ता था विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्रेनियम में क्या बनाता है? क्रेनियम में क्या बनाता है? स्यूचर कहलाता है, याद आया? In cartilaginous joint में bones are joined together with the help of cartilage. The joint present between the adjacent vertebrae in the vertebral column of this pattern. It permits the limited movement या unlimited movement? Limited movement. आ जाइए synovial joint पे। synovial joint की सबसे बड़ी पहचान क्या है? synovial joint की सबसे बड़ी पहचान क्या है? फ्लूइड भरा होता है। कौन सा फ्लूइड? सिनोवियल फ्लूइड। और जिस कैविटी में बना होता है उसे सिनोवियल कैविटी बोलते हैं, और जो बनाता है उसका नाम था सिनोवियल मेम्ब्रेन। सिनोवियल मेम्ब्रेन बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन, ये दो बोन के बीच में पाया जाता है। सच एन अरेंजमेंट अलाउ द कंसीडरेबल मूवमेंट की लिमिटेड मूवमेंट। कंसीडरेबल मतलब जितना आप चाहते हो उतना मूवमेंट आपको मिलेगा, जितना कंसीडर हो सके। दिस जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट। ठीक है, पहली जॉइंट का नाम बॉल एंड सॉकेट, कहां पाई गई थी? बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल एंड बिटवीन द, एक जगह और है, बिटवीन फीमर एंड
बोलो बोलो, एसिटाबुलम, बोलो भाई। लिखाया मैंने आज। हिंज ज्वाइंट दो जगह पाई जाएगी, एक नी ज्वाइंट और एक ये क्या था, एल्बो। एल्बो। पाइवोट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, याद है, एक में ऐसे उभार होगा और एक में ऐसे गड्ढा होगा और ये वाली इसके साथ मूव करेगी। ऑनली मूवेबल ज्वाइंट, ऑनली मूवेबल वर्टिब्रे इज एटलस। किसके साथ फ्यूज थी, हेड के साथ। कितने पॉइंट से जुड़ी थी, दो, ऑक्सीपिटल कोंडाइल, डाइकोंडाइलिक। ग्लाइडिंग जॉइंट कहां पाई गई थी, बिटवीन द कार्पल एंड बिटवीन द टार्सल। अच्छा, सैडल जॉइंट कहां पाई गई थी, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब are the some example. Is that clear? और disorders of skeleton system, तो पहला माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर थी, रक्षक ही बच्चक बन गया था, रक्षक ही बच्चक बन गया था। इसने हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को नुकसान पहुंचाना चालू किया, हम थकने लगे, हम कमजोरी महसूस करने लगे, हमारी मसल्स काम करना बंद कर दी, हम हो गए पैरालाइज्ड। फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक ये लिखा है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें हमारी जो मसल है, स्केलेटल मसल, वो लगातार डिजेनरेट होंगी क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना, उसमें प्रोटीन नहीं बन पा रहा है। और ये कैसा डिसऑर्डर था, सेक्स क्रोमोसोमल की ऑटोसोमल, और ऑटोसोमल में भी रिसेसिव की डोमिनेंट। डोमिनेंट ये अभी याद कर लो, रट लो, बाद में हम जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, है ना। टिटैनी, तेजी से सिकुड़न होगी, फड़कन होगी, कहां पे, तेजी से संकुचन होगा, कहां पे, मसल में। क्यों, क्या कम हो गया आपके ब्लड में, आपके ब्लड यानी बॉडी फ्लूइड में किसकी कमी आ गई, कैल्शियम आयन की। आर्थो मतलब क्या होता है, ज्वाइंट। आइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट। और इन्फ्लेमेशन में दो फीचर बताइए, स्वेलिंग एंड पेन। स्वेलिंग एंड पेन कहीं भी हो, आइटिस लगा देना, ठीक है। ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब पोर जैसा बन गया, एज से संबंधित डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा, हमारा बोन बायोमास कम हो जाएगा, लिखा था, जिससे फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाएगा। हमने इसके लिए नीचे एरो बनाया था, इसके लिए ऊपर एरो बनाया था, याद है। और डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, हाँ ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फीमेल में बहुत कॉमन होता है, ऑस्टियोपोरोसिस वेरी कॉमन इन फीमेल, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन लेवल काफी गिर जाता है, कब, स्पेशली मीनोपॉज के बाद। बताओ, ऑस्टियोपोरोसिस वेरी कॉमन इन मेल की फीमेल, क्योंकि क्या होता है, ये फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। फीमेल का मेन हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन के निकलने की वजह से क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन के निकलने की वजह से क्या होता है, कम निकलने की वजह से क्या होने लगता है, बोन जो हो जाती है फ्रेगाइल हो जाती है। फ्रेगाइल समझते हो ना, भंगुर, जरा सा भी छुएंगे, जरा भी झटका लगा टूट जाएंगी, तो इसको बोलते हैं, वो हो जाती है फ्रेगाइल, मतलब छूने पर, झटका लगने पर टूट जाना। गाउट, अब गाउट का क्या मतलब था, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल ज्वाइंट की लार्ज ज्वाइंट। स्मॉल ज्वाइंट ये मैंने बता दिया था, किसके कारण हो रहा है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल क्यों आ गए, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन की पिरिमिडिन, प्यूरिन की पिरिमिडिन। तो ये बात क्लियर हो गई, अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू होगा, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और बहुत ही बच्चों को टफ लगता है, पर हम लोग बहुत इजी तरीके से करेंगे, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।